आज हम प्राचीन भारत की सिविलाइजेशंस के टॉप 5 पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। पुराणों 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में जाने जाने वाले लेखों के अनुसार भरत ने भारत के पूरे उपमहाद्वीप पर विजय प्राप्त की और शांति और सद्भाव से शासन किया। इसलिए भूमि को भारतवर्ष बैकवर्ड भारत का उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में मानव गतिविधि 250,000 वर्षों से अधिक पुरानी है और इसलिए ये ग्रह पर सबसे पुराने सिविलाइजेशन में से एक है। प्रीहिस्टरी ऑफ इंडिया वर्तमान भारत, पाकिस्तान और नेपाल के क्षेत्रों ने आर्कियोलॉजिस्ट और विद्वानों को सबसे प्राचीन वंशावली के सबसे समृद्ध स्थल प्रदान किए हैं। प्रजाति होमो हीडलबर्गेंसिस एक प्रोटो मानव जो आधुनिक होमो सेपियंस का पूर्वज था, यूरोप नामक क्षेत्र में मनुष्यों के प्रवास से सदियों पहले भारत के उपमहाद्वीप में निवास करती थी। होमो हीडलबर्गेंसिस के अस्तित्व के साक्ष्य पहली बार 1907 में जर्मनी में खोजे गए थे और तब से आगे की खोजों ने अफ्रीका के बाहर इस प्रजाति के काफी स्पष्ट प्रवासन पैटर्न स्थापित किए हैं। यद्यपि हड़प्पा के प्राचीन शहर का अस्तित्व 1829 में ही ज्ञात हो गया था, लेकिन इसके पुरातात्विक महत्व को नजरअंदाज कर दिया गया और बाद की खुदाई में महान भारतीय महाकाव्यों महाभारत और रामायण 5वीं या 4वीं दोनों में उल्लिखित संभावित स्थलों का पता लगाने में रुचि दिखाई गई। सदियों ईसा पूर्व इस क्षेत्र के लिए बहुत अधिक प्राचीन अतीत की संभावना को नजरअंदाज करते हुए पिछले 50 वर्षों में पुरातत्व उत्खनन ने भारत के अतीत और विस्तार से विश्व इतिहास की समझ को नाटकीय रूप से बदल दिया है। 2009 में बालाथल में खोजा गया 4000 साल पुराना कंकाल भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना सबूत प्रदान करता है। अब ये समझा जाता है कि होलोसीन काल 10,000 साल पहले तक भारत में महत्वपूर्ण मानव गतिविधि चल रही थी और मिस्र और मेसोपोटामिया में पहले के काम के आधार पर कई ऐतिहासिक मान्यताओं की समीक्षा और संशोधन की आवश्यकता है। भारत में वैदिक परंपरा की शुरुआत, जो आज भी प्रचलित है, अब कम से कम आंशिक रूप से बालाथल जैसे प्राचीन स्थलों के मूल निवासियों और उनके बीच इस क्षेत्र में आए आर्य प्रवासियों की संस्कृति के साथ बातचीत और मिश्रण को माना जा सकता है। सी 2000 सी 1500 ईसा पूर्व तथाकथित वैदिक काल सी 1500 सी 500 बीसी की शुरुआत हुई, जिसके दौरान वेदों के नाम से जाने जाने वाले हिंदू धर्मग्रंथों को लिखित रूप दिया गया। मोहेंजो-डरो और हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता का काल ईसा पूर्व का है। 7000 ईसा पूर्व और निचले गंगा घाटी क्षेत्र में दक्षिण और उत्तर की ओर मालवा तक लगातार वृद्धि हुई। इस काल के शहर अन्य देशों की समकालीन बस्तियों से बड़े थे, कार्डिनल बिंदुओं के अनुसार स्थित थे और मिट्टी की ईंटों से बने थे, जो अक्सर भट्ठी से पकाई जाती थी। हालांकि सिंधु घाटी के लोगों की इमारतें और घर तकनीकी रूप से कहीं अधिक उन्नत थे, जिनमें से कई की छतों पर फ्लश शौचालय और विंड कैचर संभवतः पहली बार प्राचीन फारस में विकसित थे, जो एयर कंडीशनिंग प्रदान करते थे। अब तक खोदे गए शहरों की सीवर और जल निकासी प्रणालियां अपने चरम पर रोम की तुलना में अधिक उन्नत हैं। इस अवधि के सबसे प्रसिद्ध स्थल मोहनजो-दारो और हड़प्पा के महान शहर हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंध प्रांत में मोहनजो-दारो और पंजाब में हड़प्पा, जो 1947 में देश के विभाजन तक भारत का हिस्सा था, अलग राष्ट्र बनाया। हड़प्पा ने अपना नाम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम दिया है, जिसे आमतौर पर प्रारंभिक, मध्य और परिपक्व काल में विभाजित किया जाता है, जो लगभग 5000-4000 ईसा पूर्व, प्रारंभिक 4000-2900 ईसा पूर्व, मध्य और 2900-1900 ईसा पूर्व, परिपक्व। हड़प्पा मध्यकाल लगभग 3000 ईसा पूर्व का है, जबकि मोहनजो-दारो का निर्माण परिपक्व काल लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुआ था। हड़प्पा की इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं और 19वीं शताब्दी में इस स्थल पर समझौता हो गया, जब ब्रिटिश श्रमिक रेलमार्ग के निर्माण में गिट्टी के रूप में उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में सामग्री ले गए। इस समय से पहले हड़प्पा के स्थानीय गांव, जो इस स्थल को इसका नाम देता है,
के नागरिकों द्वारा अपनी परियोजनाओं में उपयोग के लिए कई इमारतों को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। इसलिए अब हड़प्पा के ऐतिहासिक महत्व को निर्धारित करना मुश्किल है, सिवाय इसके कि यह स्पष्ट है कि यह एक बार 30,000 लोगों की आबादी वाला एक महत्वपूर्ण कांस्य युग का समुदाय था। दूसरी ओर, मोहनजोदारो बहुत बेहतर संरक्षित है क्योंकि यह 1922 तक ज्यादातर दफन था। मोहनजोदारो नाम का सिंधी में अर्थ है मृतकों का टीला, और इसे स्थानीय लोगों द्वारा इस स्थान पर लागू किया गया था जिन्हें मनुष्यों की हड्डियां मिली थीं, और वहां के जानवर, साथ ही प्राचीन चीनी मिट्टी की चीजें और अन्य कलाकृतियां समय समय पर मिट्टी से निकलती रहती है। शहर का मूल नाम अज्ञात है, हालांकि क्षेत्र में पाए गए अवशेषों से विभिन्न संभावनाएं सुझाई गई हैं। उनमें से द्रविड़ियन नाम कुक्कुटमा, मुर्गे का शहर, उस स्थान का संभावित संकेत है जिसे अब मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। अनुष्ठानिक मुर्गों की लड़ाई का केंद्र, या शायद मुर्गों के प्रजनन केंद्र के रूप में। द वैदिक पीरियड, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद के काल को वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें देहाती जीवन शैली और वेदों के नाम से जाने जाने वाले धार्मिक ग्रंथों का पालन शामिल है। समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जाति व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिनमें शीर्ष पर ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, उसके बाद क्षत्रिय, योद्धा, वैश्य, किसान और व्यापारी शामिल थे। शूद्र, मजदूर, सबसे निचली जाति दलित, अछूत थे, जो मांस और अपशिष्ट संभालते थे। हालांकि इस बात पर कुछ बहस है कि क्या यह वर्ग प्राचीन काल में अस्तित्व में था। हालांकि वैदिक काल की विशेषता रखने वाली धार्मिक मान्यताएं बहुत पुरानी मानी जाती है, लेकिन इस समय के दौरान वे सनातन धर्म, सनातन क्रम के धर्म के रूप में व्यवस्थित हो गए, जिसे आज हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है। ये नाम सिंधु या सिंधु से लिया गया है, वह नदी जहां उपासक एकत्र होते थे, इसलिए सिंधु और फिर हिंदू। सनातन धर्म का अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड और मानव जीवन के लिए एक आदेश और एक उद्देश्य है, और इस आदेश को स्वीकार करने और इसके अनुसार जीने से व्यक्ति जीवन का अनुभव करेगा जैसा कि इसे ठीक से जीने के लिए है। जबकि कई लोग सनातन धर्म को एक बहुदेववादी धर्म मानते हैं जिसमें कई देवता शामिल हैं। ये वास्तव में एक ईश्वरादि है क्योंकि यह मानता है कि एक ईश्वर, ब्राह्मण, स्वयं, बल्कि ब्रह्मांड और अवलोकन योग्य ब्रह्मांड का निर्माता है, जो अपनी महानता के कारण है। हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं के रूप में प्रकट होने वाले कई पहलुओं को छोड़कर पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है। ये ब्रह्म ही है जो शाश्वत व्यवस्था को निर्धारित करता है और इसके माध्यम से ब्रह्मांड का पालन करता है। ब्रह्मांड की व्यवस्था में यह विश्वास उस समाज की स्थिरता को दर्शाता है जिसमें यह विकसित हुआ और फला फूला, क्योंकि वैदिक काल के दौरान सरकारें केंद्रीकृत हो गईं और सामाजिक रीति रिवाज पूरे क्षेत्र में दैनिक जीवन में पूरी तरह से एकीकृत हो गए। वेदों के अलावा पुराणों, महाभारत, भगवद गीता और रामायण की महान धार्मिक और साहित्यिक रचनाएं इसी काल से आती हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक सुधारकों वर्धमान महावीर LC 599-527 ईसा पूर्व और सिद्धार्थ गौतम LC 563 से C 483 BC ने अपनी स्वयं की विश्वास प्रणाली विकसित की और मुख्यधारा के सनातन धर्म से अलग होकर अंततः जैन धर्म का अपना धर्म बनाया, और बौद्ध धर्म क्रमशः। धर्म में ये परिवर्तन सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थे, जिसके परिणामस्वरूप शहर राज्यों का गठन हुआ और शक्तिशाली राज्यों, जैसे कि शासक बिंबिसार के अधीन मगध साम्राज्य, का उदय हुआ और दार्शनिक विचारधारा का प्रसार हुआ, जिसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म को चुनौती दी। चारवाक के दार्शनिक स्कूल ने धार्मिक विश्वास के सभी अलौकिक तत्वों को खारिज कर दिया और कहा कि सत्य को समझने के लिए केवल इंद्रियों पर भरोसा किया जा सकता है, और इसके अलावा जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य आनंद और स्वयं का आनंद है। हालांकि चारवाक एक विचारधारा के स्कूल के रूप में कायम नहीं रहे, लेकिन इसने सोचने के एक नए तरीके के विकास को प्रभावित किया जो अधिक जमीनी, व्यवहारिक था और अंततः अनुभवजन्य और वैज्ञानिक अवलोकन और पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। द ग्रेट एम्पायर ऑफ एंशिएंट इंडिया। सिकंदर के भारत से चले जाने के बाद मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त मौर्य
RC 321-297 ईसा पूर्व के शासनकाल में उभरा, जब तक कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक इसने लगभग पूरे उत्तरी भारत पर शासन नहीं किया। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार जन्म 298-272 ईसा पूर्व ने साम्राज्य को लगभग पूरे भारत में फैलाया। उनका पुत्र अशोक महान जन्म 268-232 ईसा पूर्व था, जिसके शासन में साम्राज्य अपने चरम पर फला फूला। अपने शासनकाल के 8 वर्षों में अशोक ने पूर्वी शहर राज्य कलिंग पर विजय प्राप्त की, जिसके परिणामस्वरूप मरने वालों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई। विनाश और मृत्यु से स्तब्ध अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया और बौद्ध विचार और सिद्धांतों की वकालत करते हुए एक व्यवस्थित कार्यक्रम शुरू किया। माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त श्री का अर्थ है भगवान ने की थी, जिन्होंने संभवतः 240-280 ईस्वी के बीच शासन किया था। जैसा कि माना जाता है कि श्री गुप्ता वैश्य व्यापारी वर्ग के थे, जाति व्यवस्था की अवहेलना में उनका सत्ता में आना अभूतपूर्व है। उन्होंने ऐसी सरकार की नींव रखी जो भारत को इतना स्थिर कर देगी कि गुप्तों के शासनकाल में संस्कृति का लगभग हर पहलू अपनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। दर्शन, साहित्य, विज्ञान, गणित, वास्तुकला, खगोल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, इंजीनियरिंग, धर्म और खगोल विज्ञान, अन्य क्षेत्रों के अलावा सभी इस अवधि के दौरान फले फूले, जिसके परिणामस्वरूप मानव की कुछ महान उपलब्धियां हुई। इस अवधि के दौरान व्यास के पुराणों का संकलन किया गया और अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं उनकी विस्तृत नक्काशी और गुंबददार कमरों के साथ भी शुरू हुई। कवि और नाटककार कालिदास ने अपनी उत्कृष्ट कृति शकुंतला लिखी और कामसूत्र भी वात्स्यायन द्वारा लिखा गया था या पहले के कार्यों से संकलित किया गया था। वराहमिहिर ने उसी समय खगोल विज्ञान की खोज की जब गणितज्ञ आर्यभट्ट ने इस क्षेत्र में अपनी खोज की और शून्य की अवधारणा के महत्व को भी पहचाना, जिसे आविष्कार करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर और द कमिंग ऑफ इस्लाम। कमजोर शासकों के एक के बाद एक साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता गया जब तक कि 550 BC के आसपास इसका पतन नहीं हो गया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य का स्थान हर्षवर्धन 590-647 ई के शासन ने ले लिया, जिन्होंने इस क्षेत्र पर 42 वर्षों तक शासन किया। काफी उपलब्धियों वाला एक साहित्यिक व्यक्ति, उन्होंने अन्य कार्यों के अलावा 3 नाटक भी लिखे। हर्ष कला का संरक्षक और एक कट्टर बौद्ध था, जिसने अपने राज्य में जानवरों की हत्या पर रोक लगा दी थी, लेकिन कभी कभी युद्ध में मनुष्यों को मारने की आवश्यकता को पहचाना। वह एक अत्यधिक कुशल सैन्य रणनीतिज्ञ था जो अपने जीवन में केवल एक बार मैदान में पराजित हुआ था। उनके शासनकाल में भारत का उत्तर फला फूला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका राज्य ध्वस्त हो गया। हूनों के आक्रमण को गुप्तों और फिर हर्षवर्धन द्वारा बार बार विफल किया गया था, लेकिन उनके राज्य के पतन के साथ भारत अराजकता में गिर गया और छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, जिसमें हमलावर ताकतों से लड़ने के लिए आवश्यक एकता का अभाव था। 712 ई में मुस्लिम जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने उत्तरी भारत पर कब्जा कर लिया और खुद को आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थापित कर लिया। मुस्लिम आक्रमण के कारण भारत के स्वदेशी साम्राज्यों का अंत हो गया और तब से किसी शहर के नियंत्रण में स्वतंत्र शहर राज्य या समुदाय सरकार के मानक मॉडल होंगे। इस्लामी सल्तनत आधुनिक पाकिस्तान के क्षेत्र में उभरी और उत्तर पश्चिम में फैल गई। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र पर इस्लामिक मुगल साम्राज्य ने आसानी से कब्जा कर लिया। 1947 में अंततः अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने तक भारत विभिन्न विदेशी प्रभावों और शक्तियों, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश सहित के अधीन रहेगा।